दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, देखो तो। देख रहा है। ओके, चलो देखते जाना इसमें। मोल कॉन्सेप्ट्स। एनीथिंग दैट यू नो अबाउट द टर्म मोल? एनीथिंग दैट यू नो अबाउट द टर्म मोल? मोल इज व्हाट नहीं, बेसिकली? नहीं पता है इसके बारे में। देखो, इन आवर डेली डे टू डे लाइफ, वी गो टू शॉप एंड वी से 1 डजन। 1 डजन रेफर्स टू 12 यूनिट। होगा, 12 यूनिट हो सकता है, होगा। अच्छा, इफ आई टेल यू 1 सेंचुरी, 1 सेंचुरी में रेफर टू, किसको रेफर करेगा बताओ? 100 यूनिट्स को करेगा ना। अच्छा, अब इसके बाद एक टर्म आता है, अगर हम 1 डिकेड बोल दें। 1 डिकेड मीन्स कितना? अ ग्रुप ऑफ 10 इयर्स। यस। होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं जैसे ही क्या होता है हम लोग के लाइफ में, जैसे ही इंक्रीमेंट होता है चीज का, जैसे वन डज, जैसे ही बोल दें हम कि इफ आई से यू सिंपली वन, 1 डजन, 1 ऑरेंज इज देयर, गॉट इट। 2 3 4 5 6, अगेन 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना हो गया? 12 ऑरेंजेस हो गया ना। हाँ। अब इससे इंसान का एक कैपेबिलिटी होता है कि वो रीच करना चाहता है सिंपलेस्ट नंबर में। तो बताओ, इस 12 यूनिट्स को हम लोगों ने क्या करा, डिस्क्राइब करा एज अ सिंगल यूनिट, न्यूमेरिकली सिंगल डिजिट, जिसको हम लोगों ने नाम दिया 1 डजन। उसी तरह से जब चीजें छोटी हो जाए, चीजें छोटी हो जाए कहने का मतलब, इफ वी टॉक अबाउट सब्सटेंसेस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स विच आर इनफाइनाइटली स्मॉल, जो कि काफी स्मॉलर है, तो उस केस में सर एमिडो एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक स्केल को डिफाइन करा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वन, 1 मोल। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 मोल। ठीक है। यूं तो इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा होता है, मतलब इस तरह से लिखा जाता है, बट जनरली वी रिप्रेजेंट इट एज 1 मोल। इसमें जिस तरह से, ये क्या बस यूनिट है ना, जैसे इसके बारे में दिखा, जैसे इसके बारे में हम लोग देखें, 1 डजन में 12 यूनिट होता है, तो ये एक पैरामीटर है कि 12, कुछ भी मतलब कुछ भी होगा, ऑरेंज होगा, एप्पल होगा, बनाना होगा, एनीथिंग होगा, कॉपी होगा, पेन होगा, एनीथिंग बी देयर, उसको हम लोगों ने, जैसे ही 12 का क्वांटिटी आया तो हम लोगों ने उसको नाम दिया एज 1 डजन। उसी तरह से 100 रन जैसे पूरा होता है तो हम लोग बोलते हैं कि 1 सेंचुरी बैट्समैन कंप्लीट कर लिया होगा। जैसे 10 इयर्स कंप्लीट होता है तो हम लोग बोलते हैं 1 डिकेड बीत चुका है ना। उसी तरह से जब मॉलिक्यूलर लेवल पर चले जाए, एटॉमिक लेवल पर चले जाए, तो बेसिकली क्या होता है, क्योंकि एटम्स काफी छोटा है और एक पर्टिकुलर अगर एरिया, कोई डिफाइंड वेल स्पेसिफाइड एरिया के बारे में बात करें, छोटा सा डिफाइंड एरिया है, तो उसमें उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारा एटम्स ऑक्युपाई कर लेगा, और एटम्स तो इनफाइनाइटली स्मॉल होता है, ये सबको पता है। तो अगर वेल हाँ। डिफाइंड यूनिट एरिया के बारे में बात करें, तो उसमें बहुत सारा एटम्स, अब एटॉमिक लेवल का सिर्फ, एटॉमिक लेवल के स्ट्रक्चर में अगर बात करें तो सिर्फ एटम तो एग्जिस्ट नहीं करता है, आयंस भी एग्जिस्ट करता है, करेगा, मॉलिक्यूल्स भी एग्जिस्ट करेगा, मेट भी, डायटोमिक, ट्राइटोमिक, टेट्राटोमिक, पॉलीएटोमिक, ऑक्टाटोमिक, मेट भी एनीवे, तो वो एग्जिस्ट तो करता है लेकिन स्पेस उतना ही ऑक्युपाई करता है। तो इस टर्म को इस पर्टिकुलर लेवल पर आकर के सर एमिडो एवोगेड्रो, जिन्होंने स्टोक्योमेट्री के ऊपर रिसर्च करा, ठीक है, उन्होंने एक स्केल को डिफाइन करा जिसको हम लोग बोलते हैं 1 मोल। अब 1 मोल में एटॉमिक लेवल पर जाकर के अगर देखें, तो 1 मोल इज स्टैंडिंग आउट फॉर, 1 मोल will directly lead to 6.022 into 10 to the power 23। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है इसमें, कि 1 डजन में 12 यूनिट होता है, अब 12 तो कुछ भी हो सकता है ना, 12 बनाना, हाँ। 12 ऑरेंज, 12 कुछ भी हो सकता है। उसी तरह से 1 सेंचुरी, 1 सेंचुरी रन्स भी हो सकता है ना, 1 सेंचुरी का ईयर भी हो सकता है ना, 1 सेंचुरी का डेज भी हो सकता है। उसी तरह से वन हाँ। डिकेड में 10 ईयर जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं। उसी तरह से 1 मोल में एटॉमिक लेवल पर अगर चले जाए,
तो 6.022 into 10⁻23 एटम भी हो सकता है, होगा ना। उस लेवल पर चले हाँ। जाए मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, होगा। आ, हम्म, मतलब छोटा से छोटा जो इनफाइनाइटली स्मॉलर चीज है, ठीक है, उसको हम लोगों ने इस पैरामीटर के ऊपर डिफाइन करा, विच वी कॉल 1 मोल। 1 मोल विल कम इन एग्जिस्टेंस इन अवर डे टू डे लाइफ। अब इसको बहुत शानदार तरीके से करेंगे, देखते जाना। सबसे पहला साइंटिस्ट आता है ठीक। गे-लुसैक्स लॉ, ठीक है, एंड एवोगाड्रो लॉ, ठीक है। उसमें एक टर्म डिफाइन करा गया, गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। हालांकि इस सब के ऊपर आने से पहले एक टर्म को डिफाइन करते हैं। एक साइंटिस्ट थे सर रॉबर्ट बॉयल, ए गेव, उन्होंने तीन चीजों को स्टडी किया, तीन पैरामेट्रिक फॉर्म को स्टडी किया, पी, बी एंड टी। इसको हम लोग बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक इंटर रिलेशनशिप्स को डिफाइन करने वाला पैरामीटर या फिर स्केल। क्या बोले, ये वो पर्टिकुलर फैक्टर था जिसमें किसी भी सब्सटेंस का एग्जिस्टेंस डिस्क्राइब किया जा सकता था, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, होगा ना। तो उन्होंने इसको डिफाइन हम्म, करा था, प्रेशर यू बेटर नो, वॉल्यूम यू बेटर नो, एंड टेम्परेचर यू आल्सो बेटर नो। प्रेशर इज व्हाट बेसिकली, प्रेशर इज व्हाट, जस्टिफाई मी, थ्रस्ट बाय एरिया, होगा। ठीक। वॉल्यूम इज हाँ। व्हाट, वॉल्यूम इज व्हाट, amount of 3D space occupied by a geometrical lamina, amount of 3D space occupied by a geometrical lamina और geometrical figure, उसको हम लोगों ने डिफाइन करा है वॉल्यूम। वॉल्यूम भी बेटर नो। हम्म, अब हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग वॉल्यूम हो सकता है, लाइकवाइज हियर विल बी एल, हियर बी एंड हियर एच, होगा। अगर हम्म, कंप्लीटली क्यूबिकल है तो बताओ कैसा होगा कंडीशन, तब तो साइड क्यूब हो जाएगा डायरेक्टली, होगा ना, हाँ। इट विल बी साइड का क्यूब। उसी तरह से सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट में क्या होगा बताओ, पायर स्क्वायर एच, होगा। हाँ। अगर हाँ। स्फेरिकल है तो क्या होगा, 4/3 पायर क्यूब। मतलब वॉल्यूम सब ऑब्जेक्ट का उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। टेम्परेचर इज व्हाट बेसिकली, अगर एक सब्सटेंस, अगर एक मान लो केटली है, इसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस करके दिखाते हैं। अगर एक केटली है, इसके अंदर वी आर बेकिंग टी, वी आर हीटिंग द बॉटम पार्ट विथ बंसन बर्नर। क्या करते हैं, टी हम्म, को हीट करते हैं, तो चाय जब खोलने लगता है, देखना चाय पत्ती काफी स्पीडली रैंडम मोशन शो करता है। खोलने के हम्म, टाइम में देखना चाय पत्ती रैंडमली मूव करते करना स्टार्ट कर देता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने टेम्परेचर को इंक्रीज करा। क्या, कैन वी हाँ। से टेम्परेचर इज ए फंक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो इट इज अ फंक्शन ऑफ हाफ एम बी स्क्वायर, होगा ना। टेम्परेचर इज ए फंक्शन ऑफ हाँ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो ये तीन पैरामीटर था जिसको लेकर के आगे बढ़ा गया बाय सर एविडो एवोगाड्रो रिगार्डिंग स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। अब देखते जाना, हम्म, इसमें जो सबसे पहला साइंटिस्ट उभर के आता है उनका नाम था सर रॉबर्ट बॉयल। ही प्रोवाइडेड बॉयल्स लॉ। उन्होंने इसी तीन पैरामीटर के ऊपर में से दो पैरामीटर के ऊपर स्टडी किया, वो था कौन कौन सा, एक प्रेशर, दूसरा वॉल्यूम। क्या बोले, ही स्टडीड द इंटररिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब दिखाते हैं वो कैसे उन्होंने क्या करा, देखते जाना। पैरामीटर कौन कौन सा था बताओ तो, प्रेशर एंड वॉल्यूम, इसके ऊपर उन्होंने वर्क वर्क करा। हो, सर रॉबर्ट बॉयल। इस चैप्टर को बहुत शानदार तरीके से करेंगे, बोर्ड में बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, नहीं तो पता चलता है लोग हवा पीने लग जाता है इस चैप्टर में। और न्यूमेरिकल्स को भी सॉर्ट आउट करेंगे ताकि एग्जाम में न्यूमेरिकल्स बन जाए। ठीक है। अब तुमसे एक एक क्वेश्चन करते हैं, हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा बताओ तो, किसी को कुछ पता है क्या, प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा। एक सिंपल सा एक प्रेशर कुकर ले लेते हैं, ठीक है, उसको बंसन बर्नर से हीट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मॉलिक्यूल्स है, पहले वाटर हम्म, होगा, ठीक है। वाटर क्या करेगा, इवापोरेट करेगा। इवापोरेट करने के बाद, इवापोरेट करने के बाद क्या करेगा बताओ, उसके वॉल्स को स्ट्राइक करेगा, होगा। प्रेशर कुकर के वॉल्स को स्ट्राइक करेगा। और अब ये गैसियस फॉर्म में आ चुका है, तो हर एक वॉल्स को स्ट्राइक करेगा, मतलब ऑल ओवर यूनिफॉर्मली स्ट्राइक करेगा, होगा ना। तो उसके कारण क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर
अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर बात करते हैं, सपोज दैट 90 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अगर उस 90 डिग्री डिफाइंड टेम्परेचर के ऊपर बात करें, तो क्या ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स था अब रैंडम मोशन में आ जाएगा? क्योंकि अभी जस्ट एग्जांपल दिए, चाय का पत्ती क्या हो रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद खोल रहा था, तो रैंडमली मूव कर रहा था, हाँ या ना? हाँ। होगा ना? तो उसी तरह से जैसे ही इसको हिट कर रहे हैं प्रेशर कुकर के इस वाटर मॉलिक्यूल्स को, आफ्टर आफ्टर अटेनिंग अ फाइनाइट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो जाए, क्या बोले, जब टेम्परेचर कांस्टेंट कर दे हम लोग, इतना कांस्टेंट कि मॉलिक्यूलर मोशन दिख सके हम लोग को, तो उस केस में क्या होगा, ये स्ट्राइक करेगा वॉल्स ऑफ द कंटेनर को, हाँ या ना? तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ेगा, बोलते जाना, प्रेशर बढ़ेगा, हाँ या ना? हाँ। हाँ, तो कैन वी से, अब नाउ वन स्टेटमेंट आई एम गोना शो यू, it states that the volume of a given mass of dry gas is inversely proportional to pressure at a constant temperature। क्या यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट था? इस कुकर के अंदर का जो टेम्परेचर था हमने 90 डिग्री पर फिक्स कर दिया। हाँ। हाँ। प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो बताओ क्या होगा? यहाँ पे एक सीटी देखिए और लगा होता है, सीटी से क्या होगा बताओ? ये गैसेस बाहर की तरफ निकलेगा, हम्म। बाहर की तरफ निकलेगा, मतलब अंदर का जब जो क्वांटिटी है वो घटना स्टार्ट हो जाएगा। पहले मान लेते हैं वन वन लीटर का, 1 लीटर क्वांटिटी था, सपोज दैट पहले क्या था, 1 लीटर ऑफ H2O गैस था, H2O गैस मतलब स्टीम। सीटी मारने के बाद क्या होगा बताओ? तो हो सकता है 800 बच जाए, दोबारा सीटी मारेगा तो हो सकता है 600 बच जाए, और सीटी मारेगा तो फिर पता चलेगा और कम अमाउंट ऑफ, अरे बोलते जाना, और कम अमाउंट ऑफ गैसेस बचेगा, यानी और कम अमाउंट ऑफ हाँ। वाटर उसके अंदर बच जाएगा, होगा ना? तो कैन वी से कि हम्म। प्रेशर बढ़ रहा था, प्रेशर वाज इंक्रीजिंग, तो वॉल्यूम इनसाइड दिस कंटेनर वाज, डिक्रीजिंग। हाँ, तो कैन वी से प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, हाँ या ना? यस। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, वॉल्यूम। हाँ, एज प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम इनसाइड द कंटेनर ऑफ दिस स्टीम डिक्रीजेस, होगा। हाँ। अब देखना, इसका मतलब हम लोग इस चीज को भी डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज, कैन वी से एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, चूंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम लोग इसको मेंटेन करना, बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं, बस इतना कांस्टेंट टेम्परेचर करके रख दिया कि मॉलिक्यूलर मोशन हो रहा है, ठीक है। हाँ। अब देखते जाना, अगर दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, इसका इस पर्टिकुलर टर्म का मीनिंग क्या है? पी बढ़ रहा है तो भी घट रहा है, ऑब्वियस बात है, घट रहा है। हाँ, होगा। एट अ पर्टिकुलर यूनिट स्केल, कैन वी से दैट P may be equated with K times your 1/V, होगा ना? K times 1/V। हाँ। तो इस केस में देखना तो क्या होगा, P into V will be K, P into V will be यस। constant। के। तो अंडर टू डिफाइंड, अब यहाँ पे देखना न्यूमेरिकल में इंटर करेंगे, सारा समझ में आ जाएगा ये चैप्टर, नहीं तो बहुत पहाड़ जैसा चैप्टर है, बहुत ज्यादा परेशान करके रख देता है। अब देखना, अब तुमसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछेंगे, ये P इंटू V का वैल्यू K का मीनिंग क्या होता है? देखते जाना, प्रेशर। हम बोल रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, उसमें नहीं आ रहे हैं, देखते जाना। इफ आई राइट 20, इज 20 इक्वल टू 20, 20 इक्वल ही होगा। यस। हाँ। अब ये LHS साइड है और वो RHS साइड है। LHS में हमने लिखा 4 into 5, अभी भी 20 है, हाँ। ठीक है। RHS में हमने लिखा 10 into 2, अभी भी 20 है। ये अपना हाँ। LHS में भी 20, RHS में भी 20, लेकिन अगर ठीक से ऑब्जर्व करके देखो, तो ये जो पहला पार्टी था वो बढ़ चुका है, बड़ा है ना? और हाँ। जो दूसरा पार्टी है वो, दूसरा पार्टी जो वो ऑटोमेटिक सा है, ये घट गया है। लेकिन हम्म। दोनों का प्रोडक्ट, इस दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, और वो कितना है? 20, दोनों ही केस में कितना है? 20। 20 है। 20। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं, चूंकि प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखना है, क्या बोले, चूंकि प्रोडक्ट कांस्टेंट रहने प्रोडक्ट को। वाला है, हाँ, हाँ। इसका मतलब P इंटू बी का प्रोडक्ट K रहने वाला है, ठीक है।
तो P हम्म, बढ़ेगा तो ऑब्वियस से बात है V घटेगा, P बढ़ेगा तो V घट जाएगा, होगा। घटेगा। और अगर P घट गया तो ऑटोमेटिक सा बात है V बढ़ जाएगा। लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट क्या रहेगा, हर हालत में दोनों ही केसेस में कांस्टेंट रहेगा। तो बिल्कुल उस चीज को यहाँ पर आप ऑब्जर्व करके समझ सकती हो कि इफ फर्स्ट केस के लिए हम लोगों ने डिफाइन करा P1 और सेकंड उस केस के लिए वॉल्यूम का पैरामीटर V1, तो ये इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट आने वाला है, फिक्स हो गया। दूसरे केस के हम्म, लिए हम लोगों ने डिफाइन करा P2, तो इसके हिसाब से इसका अपना V2 होगा, होगा। लेकिन दोनों का हम्म, प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा दोनों ही केसेस में इक्वल होगा। दैट्स व्हाई वी से P1 हाँ, V1 इज इक्वल टू क्या, P2 V2, एंड दिस वाज मेंशन्ड P2 बाय V2। सर रॉबर्ट बॉयल। तो ये तो समझ में आ गया वॉइस। शानदार तरीके से। हाँ, अगला आता है दो, हाँ, अगला जो दो पैरामीटर है कौन कौन सा, बी और टी। इस बार लेके चलेंगे बी और टी, यानी वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। सबको समझ में आ रहा है ना? कुछ लोग सो रहा है लगता है, समझ में आ रहा है या सो रहा है कोई? ये लोग लगता है सो रहा है। हाँ देखते जाना। अच्छा आ रहा है समझ में। अगला टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, दूसरा पैरामीटर है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वी एंड टी। इसका मतलब हम लोगों ने अब हम लोग को डिफाइन करना है वी एंड टी। 1 सेकेंड, जस्ट फॉर अ सेकेंड। चलो अब देखते जाना इसमें से। अगला टॉपिक आता है जिसको, तो दो अलग पैरामीटर कौन कौन सा, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप। और इसमें जो साइंटिस्ट वर्क करा था उनका नाम था सर चार्ल्स। जो अदर पैरामीटर था वी एन टी, उसके ऊपर इन्होंने वर्क करा, सर चार्ल्स। कोई भी इसको चार्ल्स डार्विन नहीं समझ लेना। इन्होंने दो अलग पैरामीटर के ऊपर स्टडी करा, एंड दे वेर बी एंड टी, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। वापस से उसी प्रेशर के कुकर के ऊपर चले जाते हैं हम लोग, ठीक है, उसी प्रेशर कुकर के ऊपर चले जाएंगे। और अब हमको बताना हल्का सा तुम लोग कि अगर ये इसको बंसन बर्नर से हीट करते हैं, क्या बोले, इसको बंसन बर्नर से हीट करते हैं, ठीक है। जैसे हीट करेंगे टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइज होगा तो इसके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है उसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। जैसे चाय के पत्ती को खौला रहे थे तो क्या हो रहा था, उसके अंदर मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज हो रहा था ना। तो बिल्कुल वही कहानी होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने के ऊपर, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, बताओ यहाँ पर एक सीटी भी लगा रहता है जिसमें क्या रहता है, होल रहता है, और उसके थ्रू ये जो भी मॉलिक्यूल्स होगा आफ्टर बीइंग हीटेड, आफ्टर गेटिंग मोर एंड मोर काइनेटिक एनर्जी, दे विल ट्राई टू कम आउट ऑफ द कंटेनर। वो क्या करेगा, कंटेनर से बाहर आने का प्रयास करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि एज टेम्परेचर इज राइजिंग, एज टेम्परेचर इज राइजिंग, इस टाइम हम लोग क्या करेंगे, जो थर्ड पैरामीटर है प्रेशर, उसको हम लोगों ने कांस्टेंट रख दिया। प्रेशर को हम लोगों ने क्या करा, कांस्टेंट रख दिया, प्रेशर रिमेंड कांस्टेंट। तो इस केस में देखते जाना क्या होगा। अ, जैसे टेम्परेचर को राइज कराएंगे इस बंसन बर्नर से, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अरे इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, देखो ना, पहले सॉलिड, सॉलिड आइस को हीट करते ही क्या बन जाता है, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाता है। और उस वाटर को वापस हीट करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम और बढ़ जाएगा, और बढ़ने के बाद क्या होगा, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाते वेपर फॉर्म में आएगा, और वेपर फॉर्म में आने के बाद क्या करेगा, ये एक्सपेंशन के कारण, एक्सपेंशन प्रॉपर्टी के कारण ये बाहर जाना चाहेगा, होगा ना, ये स्टेटिक के थ्रू बाहर जाना चाहेगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। कैन वी राइट नाउ से दैट टेम्परेचर इंक्रीजेस, this implies volume also increases, that means temperature is directly proportional to increase in volume, will it be, tell me? Yes, sir.
हाँ, T will be proportional to directly proportional to increase in volume. इसका मतलब T increases, V also increases. If T decreases, तो V will also decrease. देखो ना, यही तो होता है हम लोग के लाइफ में। टेम्परेचर को डिक्रीज कराते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर जैसे ही डिक्रीज करेगा तो जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होकर के लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। लिक्विड फॉर्म में आने के बाद उसको और टेम्परेचर उससे अगर निकाल लिया जाए, यानी हीट एनर्जी को निकाल लिया जाए, एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए, तो वापस से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। और आइस इज व्हाट, अगेन श्रिंक हो जाएगा। तो एज टेम्परेचर गेट्स डाउन, वॉल्यूम ऑल्सो डिक्रीजेस। सो आई कैन से टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ, और इनफैक्ट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम। वापस से जैसे उसमें एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किए थे हम लोग, वापस से इस केस में भी एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे। टी विल बी इक्वल टू के टाइम्स वी, एंड के इज व्हाट, बेसिकली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। So this time what will happen? This time what will happen here? Can I say T by V is constant, or T by V is constant? That means V by T will also be constant. इसका मतलब इस बार क्या आया, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट आया। इसका मतलब फॉर टू डिस्टिंक्ट डिफाइंड कंडीशन वी कैन हैव V1 by T1 must be equal to V2 by T2. So this is particular parameter for defining two major scales that were volume and temperature. For two distinct defined condition, if B1 is there, then for its desired value, T1 has to be there. And another case, if B2 is there, for that, for ratio to be maintained same, another T2 will also exist. इसका मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल लेके दिखाते हैं। अगर यहाँ पर 3, अगर यहाँ पर हम लोग 3/6 ले ले, सिंपल सा बात बताना, यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पर क्या आएगा, कोई बता सकता है क्या? जल्दी बोलो, नॉर्मल सा 4-5 का क्वेश्चन है। कितना आएगा? 8. 8 आएगा। हम लोगों ने 8 को क्यों इंट्रोड्यूस करा? क्योंकि रेशियो को कांस्टेंट रखना है। ये 1 टाइम्स 2 टाइम्स, ये भी देखो 1 टाइम्स और 2 टाइम्स, ये रेशियो मेंटेन रह गया ना। और यही रेशियो वास्तव में क्या है, ये कांस्टेंट के है। यही रेशियो क्या है, यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो ही ये कांस्टेंट के है। दिखा? तो गॉट इट, वी एंड टी के बीच का इंटर रिलेशनशिप। इसके बाद चलते हम लोग, इसके बाद चलते हम लोग, ये तो समझ में आ गया बहुत शानदार तरीके से क्या। अब दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो देखना क्या होता है, तो यूनिवर्सल गैस लॉ आ जाता है। फर्स्ट केस में क्या था, टी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फर्स्ट केस में क्या था बोलो, बी और टी के बीच में रिलेशनशिप था या नहीं था, या पी और बी के बीच में रिलेशनशिप था? पी वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b, टेक दिस एज इक्वेशन 1। सेकंड केस में क्या था, बी और टी था ना। तो इस केस को अगर एनालाइज करके देखें, वापस से इसको हम लोग रीराइट कर सकते हैं क्या, बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/p होगा ना। अरे इसको वहां पर भेज दिए, इस वाले को वहां पर भेज दिए, उस वाले को डाउनवर्ड लेते हैं, वही काम इसमें किए। ठीक है, अब दूसरे केस के लिए चलते हैं। टेक दिस एज इक्वेशन 1 ही चल रहा है अभी। दूसरे केस के लिए हम लोग चलते हैं। बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, टेक दिस एज इक्वेशन 2। ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, व्हाट वी विल गेट हियर, बी तो सेम है ना, देखो तो यहाँ भी बी, यहाँ भी बी, इसका मतलब टी मल्टीप्लाइड बाय 1। तो बताओ इस केस में क्या होगा, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी, हाँ या ना? बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी होगा। अब इसमें एक काम कर रहे हैं, इस पी को, ये पीस इस पी को उधर भेज रहे हैं, तो क्या होगा बताओ तो, पी इंटू बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। वापस से दोनों को क्या करना है हम लोग को, इक्वेट करना है। तो पी वी विल बी के टाइम्स टी, वेर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा। तो फॉर, फिर से वही कंडीशन क्या आ गया, पी वी बाई टी इज कांस्टेंट। इस समय पी इंटू बी, यानी पी बी का प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय में है टी, मतलब पी और बी इस दोनों के बीच में का प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय टी। इस पीवी का प्रोडक्ट और टी दोनों का रेशियो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा।
इसका मतलब फिर से हम लोग बोल सकते हैं क्या, फॉर टू डिस्टिंक्ट कंडीशंस, फॉर टू डिस्टिंक्ट कंडीशंस। कोई बोलेगा क्या, क्या आने वाला है? P1 V1 बाय T1 मस्ट बी इक्वल टू P2 V2 बाय T2। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गैस इक्वेशन। दिस इज व्हाट वी कॉल यूनिवर्सल गैस। हालांकि ये यूनिवर्सल गैस इक्वेशन, इसको हम लोग नहीं बोलते, ये मेजरली दोनों का कॉम्बिनेशन है। यूनिवर्सल एक गैस इक्वेशन होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जो तुम्हारे सिलेबस में अभी नहीं है। यूनिवर्सल गैस इक्वेशन होता है पीबी इज इक्वल टू एनआरटी, वेयर एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स, आर इज गैस कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर। So basically, can you say NR is what? NR is what basically here? K. NR is what basically? K. NR is what basically? K. ये क्लास 11th में है, ये जो दिख रहा है। हालांकि ये अभी सिलेबस में नहीं है, क्लास 11th में यूनिवर्सल गैस इक्वेशन। लेकिन हम लोग बोल सकते हैं इसको भी कि ये भी क्या है, यूनिवर्सल गैस इक्वेशन में। दोनों में बस डिस्टिंक्शन ये है कि यहाँ पे एनआर को इंट्रोड्यूस किया गया और यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ रेशियो में रखा। सो इट विल यूनिवर्सल गैस इक्वेशन। अब चलते जाना एक्सरसाइज के ऊपर। सो दिस इज इट। इसके बाद एक टर्म आता है एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी भी स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन को करने के लिए हम लोगों ने स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर को डिफाइन करा है। ठीक है। अब बेसिकली स्टैंडर्ड वैल्यूज आर chosen as 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 760 और 760 mm of Hg और 76 cm of Hg। Hg stands फॉर मरकरी होगा फॉर प्रेशर। इसके बाद एक टर्म आता है एब्सोल्यूट स्केल। ये समझना बहुत ही जरूरी है, इसमें से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एब्सोल्यूट जीरो को डिफाइन करने दे देगा या कुछ अटपटा सा क्वेश्चन पूछ देगा और बच्चा को लगता है कि बुक में तो था ही नहीं, आंसर कहाँ से लिखते। समझते जाना। अभी हम थोड़ा देर पहले बोले थे क्या कि टेम्परेचर इज ए फंक्शन ऑफ, टेम्परेचर इज ए फंक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ या ना, होगा या नहीं होगा? टेम्परेचर इज ए फंक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, होगा ना? इसका मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स भी राइज करेगा, होगा ना? तो एक वैसा कंडीशन हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं जिसमें कि हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को जीरो कर दिया। क्या बोले? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंप्लीटली सीज कर दिया, जो कि प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, बस थ्योरेटिकली पॉसिबल है। मॉलिक्यूलर मोशन को कंप्लीटली सीज कर दिया। तो उस केस में जो टेम्परेचर आता है, जो टेम्परेचर डिफाइंड होके आता है, उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दैट्स व्हाट वी कॉल बेसिकली एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो हाउ विल यू डिफाइन एब्सोल्यूट टेम्परेचर? इट इज बेसिकली द टेम्परेचर एट which is supplied to a given particular system in which the entire molecular motion of that particular system ceases या फिर खत्म हो जाता है। तो उस केस में जो टेम्परेचर आता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट स्केल या फिर एब्सोल्यूट जीरो सिंपली। तो बताओ, इस केस में तब तो 0 केल्विन रीच कर जाएगा ना। यू बेटर नो 0 डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 273 केल्विन। जिस दिन ये जीरो हो जाएगा उस दिन ये पार्टी उधर चले जाएगा और माइनस में हो जाएगा। तो 0 केल्विन में क्या होगा, माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज व्हाट यू कैन से इज एब्सोल्यूट जीरो, कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट स्केल और केल्विन स्केल और एब्सोल्यूट जीरो। दिस इज इट। अब चलेंगे हम लोग, कुछ कुछ क्वेश्चंस है, उसके पहले एक लास्ट टॉपिक है इसका आज के लिए। ठीक है, वैसे तो इसको चलेंगे बहुत शानदार तरीके से, चैप्टर को करेंगे। बोर्ड में बहुत ज्यादा परेशान करता है ये चैप्टर। गे लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है, देखते जाओ। गे लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब दिस वन राइट नाउ। देखते जाना क्या होता है और कैसे होता है। यहाँ देखना, अ साइंटिस्ट गे लुसेक ऑब्जर्व्ड अ सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। इसको डिस्क्राइब करते हैं, देखना। जैसे फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, तो बताओ क्या होगा, कैसे होगा। ट्वाइस S2 प्लस का O2 गिव्स आउट ट्वाइस
H2O सो गया क्या रे तुम लोग? कोई कुछ बोल नहीं रहा है। ट्वाइस H2O होगा ना? अगर इस पर्टिकुलर इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम है बताओ तो कोई। हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम लिया गया है? 2. हाँ। और एक चीज और बता देते हैं, ये जो आगे में जो नंबर दिख रहा है ना, यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना है बताओ तो। कुछ नहीं तो कितना, 1 है। यहाँ पर कितना है? 2 है। हाँ. ये जो नंबर दिख रहा है ना, इसको हम लोग अपने केमिस्ट्री के डे टू डे लाइफ में हम लोग बोलते हैं इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। व्हाट डिड आई से? दिस नंबर्स, this number as well as this number are termed as stoichiometric coefficient. Stoichiometric coefficient. Stoichiometric coefficient. तो वापस से इस इक्वेशन को एक बार हम लोग रीराइट कर रहे हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को वापस से रीराइट कर रहे हैं। दिख रहा है? और रीराइट करने के साथ ही इस एरो को हटा देते हैं। अगर तो कोई तुमसे पूछे कि यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम कंबाइन हुआ है, कोई बताएगा क्या? 2 वॉल्यूम है। साथ में ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम कंबाइन हुआ है? 1 वॉल्यूम। तो इट इज 1 वॉल्यूम। रिजल्टेंट जो फॉर्म हुआ है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, वो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म हुआ है बताओ तो। 2 ऑफ वॉल्यूम। मीन्स हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम, क्या बोले, हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के 1 वॉल्यूम से, और फाइनली जो दोनों के कॉम्बिनेशन से प्रोडक्ट आ रहा है वो 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर आ रहा है। 2 वॉल्यूम ऑफ H2O अपेयर हो रहा है। यूनिवर्स में, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे, ऑल ओवर यूनिवर्स में कहीं भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, क्या बोले, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेगा और वाटर का फॉर्मेशन अगर होता है तो उसका जो वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट होगा वो 2:1 में होगा। क्या बोले, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट होगा हमेशा 2:1 में ही होगा। इसका मतलब टू वॉल्यूम ऑफ टू वॉल्यूम ऑफ H2 will always combine with 1 volume of O2, एंड फाइनली जो फॉर्म होगा ना इसका क्वांटिटी वो हमेशा ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम होगा। मीन्स क्या, ट्वाइस वॉल्यूम होगा। अब इसको एक्सप्लेन कर देते हैं और क्या होता है कैसे, तो वो भी डिस्क्राइब कर देते हैं। देखना, यहाँ पे हमेशा जो होगा 2 वॉल्यूम ऑफ H2O फॉर्म होगा। अब ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, चाहे किसी लैब में जाके करें, मार्स पे जाके करें, ठीक है, तुम्हारा कहीं पर भी ऑल ओवर यूनिवर्स, नासा में करें जाके, घर में करें जाके, बम्बई में करें, दिल्ली में करें, एनीवेयर यू डू, ये जो कंबाइनिंग वॉल्यूम है ये कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स क्या, इट इज फिक्स्ड एंड दिस वाज स्टेटेड बाय सर गे लुसेक। दिस इज व्हाट वी कॉल गे लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। क्या ये दोनों क्वांटिटी कंबाइन ही तो हुआ है? कंबाइन होने के बाद, अच्छा इसका क्या कंबाइन हुआ, मास कंबाइन हुआ या वॉल्यूम? वॉल्यूम कंबाइन हुआ है। वॉल्यूम कंबाइन होने के बाद ये भी जो फॉर्म हुआ है ये भी वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसका मास नहीं, मास रेशियो को नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम को देखेंगे। तो दिस इज व्हाट यू कॉल Gay-Lussac's law of combining volume. So it was observed and it was stated like this way by Sir Gay-Lussac. होगा, this is what we call law of combining volume of gases. ये गैसेस में ही हो सकता है। देखो तो इस केस में डायरेक्टली जो वाटर फॉर्म होता है नहीं, डायरेक्टली लिक्विड थोड़ी ना होता है, ये तो कंडेंस करने के बाद लिक्विड फॉर्म में आता है। स्टार्टिंग में गैसेस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। ये भी गैस, हाइड्रोजन भी गैस, ऑक्सीजन भी गैसेस फॉर्म में। देखा होगा तुम लोग आसमान में, होगा। फाइनली जो वाटर फॉर्म हुआ है वो फर्स्ट ऑफ ऑल किस में रहता है, गैसेस स्टेट में होता है। कंडेंस करने के बाद फिर ये लिक्विड फॉर्म होता है। तो ये तो गॉट इट। उसी तरह से कुछ और भी एग्जांपल से बोर्ड एग्जाम में इसका स्टेटमेंट पूछा जाता है। क्या बोले, बोर्ड एग्जाम में इसका स्टेटमेंट पूछा ही जाता है। तो आई थिंक यू कैन डू इट
तो when gases react they do so in volumes which bear a simple ratio to one another। क्या यहाँ पे कोई फ्रैक्शन था क्या? देखो तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, कोई फ्रैक्शन तो था नहीं। और अगर फ्रैक्शन भी होगा तो उसको कन्वर्ट कर देंगे हम लोग सिंपल होल नंबर रेशियो में। ठीक है। हाँ, वॉल्यूम ऑफ द गैसेस प्रोडक्ट प्रोवाइडेड दैट ऑल द वॉल्यूम्स आर मेजर्ड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऐसा नहीं कि इस वाले को दूसरे दूसरे में कन्वर्ट दूसरे टेम्परेचर पर मेजर कर लिए, इसको दूसरे में कर लिए और इसको तीसरे में जाके कर रहे हैं। मतलब इसको तो रिएक्टेंट को तो अभी मेजर किए और प्रोडक्ट को 10 दिन बाद जाके मेजर कर रहे हैं किसी दूसरे प्रेशर और टेम्परेचर पे। तो उस केस में वॉल्यूम वेरी कर सकता है, बट इस केस में वॉल्यूम वेरिएशन नहीं होगा। कुछ और भी एग्जांपल्स है, जस्ट देखते जाना। इसके बाद चलेंगे न्यूमेरिकल के ऊपर। H2 प्लस Cl2 क्या हो जाएगा? ट्वाइस HCl। तो बताओ तो रेशियो कितना दिख रहा है? यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर 2। तो रेशियो क्या हो गया? 1:1:2, विच इज सिंपल होल नंबर रेशियो। 1 भी होल नंबर है, ये भी 1 होल नंबर है और ये 2 भी होल नंबर है। उसी तरह से N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स आउट ट्वाइस NH3। बताओ तो क्या होगा? N2 प्लस का थ्राइस H2 गिव्स आउट ट्वाइस NH3। इसका कितना वॉल्यूम? 1 वॉल्यूम दिख रहा है, इसका 3 वॉल्यूम दिख रहा है और प्रोडक्ट का 2 वॉल्यूम ये भी दिख रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन, इसका 2 वॉल्यूम, इसका कितना? 1 वॉल्यूम और इसका भी 2 वॉल्यूम। तो 2:1:2 विच इज सिंपल होल नंबर रेशियो। अब बोलोगे कि सर अगर फ्रैक्शन में होता तो क्या करते? अगर फ्रैक्शन में होता तो क्या करते? अब इसमें सिंपल सा एक एग्जांपल दिखाते हैं। अगर हम लोग ले लें सिंपल सा, जैसे यहाँ पे दिखाते हैं, ट्वाइस H2 था प्लस का O2 था, क्या आया था? ट्वाइस H2O आया था ना। सॉरी, यहाँ पे ट्वाइस H2 सिर्फ था, 2H2 था और प्लस O2 गिव्स आउट ट्वाइस H2O। अब यहाँ पे क्या होता है? 2H2 के बदले हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1H2 अगर लिए होते, ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में ये तो 0.5 O2 हो जाता। नहीं समझा? समझ गया क्या इस चीज को? सो गया क्या रे? समझ गया। हाँ देखो तो ये 2 से कन्वर्ट हो गया। 2 को रिक्वायर्ड है कितना? 1 का, 1 का हाँ रिक्वायर्ड है। तो 1 को कितना रिक्वायर्ड होगा? हाफ का ना। हाँ। हाफ वॉल्यूम ही ना चाहिए। उस केस में जो वाटर हम्म। फॉर्म होगा वो भी क्या होगा? 1 वॉल्यूम ऑफ H2O विल बी फॉर्म्ड। अब देखो इस केस में देखो तो रेशियो को, यहाँ पे 1:0.5:1 आ रहा है, आ रहा है ना। जिसमें जिसमें हाँ 1 तो होल नंबर है, ये भी 1 होल नंबर है, लेकिन ये 0.5 होल नंबर नहीं है, इट इज डेसिमल नंबर। तो इस केस में क्या करते हैं? सिंपली कुछ नहीं करते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो कि कौन कौन है? ये 1 है, 0.5 है और ये 1 है, तीनों को मिनिमाइज करके मतलब बैलेंस करके इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। तो बताओ दोनों ही रेशियो में, यहाँ जो 1 था, यहाँ पे 0.5 था, यहाँ पे वापस से 1 था, दोनों साइड बताओ क्या कर देंगे? होल नंबर प्रोड्यूस हो जाएगा। सोच के बोलो। इंटू 2, यहाँ भी इंटू 2 और यहाँ भी इंटू 2। उस केस में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इस केस में ये बन गया 2 रेशियो, ये वापस से क्या कन्वर्ट होकर बन जाएगा बताओ तो? 1। और ये वापस से कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा? 2। देखो 2:1:2 है क्या? यहाँ पर भी देखो, इस वाले में भी क्या था? 2:1:2, ट्वाइस:1:2। इसी चीज को ऑब्जर्व करा था कि हर एक केसेस में सिंपल होल नंबर जैसे ही आएगा तो ये यूनिवर्सली फिक्स होगा। दिस वाज स्टेटेड बाय सर गेलुसैक। ठीक है। तो अब चलते क्वेश्चन के ऊपर, देखते जाना। तो इसमें बस सॉल्व करने का तरीका दिखाते जाएंगे, बोर्ड में पूरा क्वेश्चन मत पढ़ने जाना, डाटा को एनालाइज करना अगर कर सकते हो तो, और सॉल्व हो जाएगा। कहता व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 200 ml ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन मींस बताओ तो? C2H2, C2H2, दूसरा नाम इथिलीन। स्ट्रक्चर पता है क्या किसी को ऑर्गेनिक का? C2 ऐसा होगा और H2 दिख रहा है ना। ऑर्गेनिक तो हमको लगता है सबका कंप्लीट हो गया होगा। यहाँ पर बॉन्ड एंगल बोर्ड में पूछेगा तो याद रखना 120 डिग्री, या तो वहां से ले या तो यहाँ से ले, 120 डिग्री। दिस इज व्हाट यू कॉल इथिलीन और सिंपली एसिटिलीन। तो इसके फॉर्मेशन में कहता है एंड व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होने के बाद कितना फॉर्म होगा?
तो कुछ नहीं है, जस्ट यू फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप्स क्या होगा, राइट द रिएक्शन, व्हाट डिड आई से, राइट द रिएक्शन C2H2 प्लस का O2 विल गिव आउट CO2, क्योंकि कार्बन है तो CO2 तो बनेगा ही, और वाटर इज फॉर्म्ड। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। कार्बन कितना है, 2 पहले था, ऑक्सीजन 2 था, यहाँ पे कार्बन 1 ही था। बैलेंस करने के बाद कैसा दिख रहा है स्ट्रक्चर, ट्वाइस C2H2 5O2 गिव्स आउट 4CO2 एंड ट्वाइस H2O, दिख रहा है, ये दोनों 2 5, ये 4 और 2। अब इसमें क्या कैच करके लिखना है हम लोग को, इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम देखो तो कितना है, कैसे पता चलेगा इसका वॉल्यूम, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देखेंगे, इसके भी इसके भी और इसके भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ऑब्जर्व करके बस नोट डाउन करेंगे। और जैसे नोट डाउन करेंगे, इसका आ गया 2, रेशियो लिखते जाना 5 रेशियो 4 रेशियो रेशियो 2 होगा, 2 रेशियो 5 रेशियो 4 रेशियो 2, ये कंबाइनिंग होने के बाद का वॉल्यूम का रेशियो आ गया। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट आ गया, जिसको हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फिलहाल के लिए बोल रहे हैं। अब ध्यान से देखना, कंप्लीटली बर्न करना है ना C2H2 को, व्हाट डिड आई से, इट हैज टू बी बर्न्ड कंप्लीटली एसिटिलीन को। तो बर्न कौन होगा, तो सर एसिटिलीन बर्न होगा, C2H2 बर्न होगा, किसके प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तभी तो ये बर्न होने के बाद CO2 और H2 निकलेगा। यानी प्राइमरी कंडीशन क्या है अपने पास, कि ऑक्सीजन का कितना क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड, और रिएक्शन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना फॉर्म होगा। ठीक है, और इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में एक बार और ऑब्जर्व करके देखो, कहता है कितना रिक्वायर्ड है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी required to burn completely, that means volume of oxygen is required। तो अपना टारगेट कौन सा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, ये 5 वाला होगा। अगर ये 2 है तो कितना चाहिए, 5 चाहिए, चाहिए ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर 2 वॉल्यूम किसके इक्वल है, तब 200 ml के इक्वल है, क्योंकि पहले डाटा में कौन दिया है, एसिटिलीन दिया है। तो कैन वी से 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन इज इक्वल टू 200 ml, हाँ या ना, होगा। जल्दी जल्दी बोलते जाओ, और भी करना है, हाँ। होगा ना। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं 2 वॉल्यूम ऑफ C2H2। अभी तो ये छोटा क्वेश्चन इसलिए ऐसा लग रहा है, तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन में तो हवा लगेगा। ठीक है, इसमें लग रहा है ये तो आता ही है, देखे भी है क्या पहले सेलिना में। तो 2 वॉल्यूम ऑफ हाँ। C2H2 2 वॉल्यूम ऑफ C2H2 विल रिक्वायर 5 वॉल्यूम ऑफ O2। हम बस इसमें कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने का तो ये गरीब वाला क्वेश्चन हम कभी नहीं सॉल्व करते, बस इसमें एनालाइज करने के लिए सिखा रहे हैं कि बोर्ड में कैसे टैकल करना क्वेश्चन को। अब देखो तो 2 वॉल्यूम का वैल्यू दिया हुआ है ना, ये 200 ml, क्योंकि डाटा इसमें तो कुछ नहीं दिया है, इसका तो रिक्वायर्ड है, इसका चाहिए, इसमें वॉल्यूम के बारे में भी पता है, और ओरिजिनल वॉल्यूम जो गिवन है वो भी पता है 200 ml। सो नाउ कैन वी से 2 वॉल्यूम इज इक्वल टू 200 ml। नाउ कैन यू एनालाइज 1 वॉल्यूम का वैल्यू कितना होगा, 200 ml बाय सिंपली 2, कितना हो जाएगा 100 ml। इसका मतलब 1 वॉल्यूम कैन वी से इट इज 100 ml, होगा, होगा ना। अच्छा, तो 200 ml है, ठीक है, 2 वॉल्यूम, तो 1 वॉल्यूम का वैल्यू आ चुका है कितना, 100 ml, और 2 वॉल्यूम रिक्वायर्स 5 वॉल्यूम, होगा। तो 1 वॉल्यूम विल रिक्वायर 5/2, हाँ या ना, सोच लेना, अब यूनिटरी मेथड तो आना चाहिए, होगा 5/2 1 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन के लिए, हाँ। 5/2 चाहिए। अब तो इसको एनालाइज करके सॉर्ट आउट कर सकते हो सिंपली। सो 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन will require 5 volume of oxygen for complete combustion to produce 4 volume of CO2। So 2 volume of acetylene means 200 ml of acetylene will require 5/2, जो जस्ट अभी बोले थे हम, 5/2 into 200 ml, और finally this is the required amount of oxygen। So that is what you are getting here, 500 ml of oxygen is required, होगा, to produce 2 into 2 which is 400 ml of carbon dioxide। आसान है क्या नहीं है, बोलो।
और 4 वॉल्यूम फॉर्म हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसके हिसाब से 4 वॉल्यूम को कंबाइन करके देख लो कितना हो रहा है। विल इट बी 400 ml? अरे क्या कर रहा है, होगा हाँ या ना? हाँ। हाँ, अब देखते जाना दूसरा क्वेश्चन क्या है। कहता है if 6 liter of hydrogen and 5.6 liter of chlorine are mixed and exploded, what will the composition of volume of resulting gaseous mixture? रिएक्टेंट साइड में कौन कौन बैठा है? H2 और Cl2 gives out twice HCl, everybody knows। टारगेट क्या रहेगा अपना? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे तो 2 दिख गया, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो यहाँ पर भी कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, यहाँ 1, यहाँ भी 1, और यहाँ पे 2। तो रेशियो आ गया 1:1:2, आया ना? अब देखना इसमें 6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 5.6 लीटर ऑफ क्लोरीन, तो बताओ लिमिटिंग कौन है? क्या यहाँ पे अगर 1 वॉल्यूम है तो यहाँ भी 1 वॉल्यूम चाहिए, होगा हाँ या ना? हाँ। हाँ, तो बताओ कमी किसका पड़ रहा है? ये 5.6 है, तो इसका भी 5.6 ही चाहिए। इसका मतलब 0.4 बच जाएगा, बचेगा ही नहीं बचेगा? 0.4 बच जाएगा, नहीं समझा? 1 volume of Cl2 will require 1 volume of hydrogen only। इसमें 6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन है, तो क्या ये 6 लीटर ऑफ क्लोरीन है या नहीं है? है या नहीं है बताओ? नहीं है, इसका मतलब 0.4 से इसमें कमी है। अल्टरनेटली हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें 0.4 ज्यादा है, होगा। तो कितना सा क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन बच जाएगा बताओ? 0.4 बचेगा ना? तो वही चीज है, सिंस 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन रिएक्ट्स विथ 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ओनली, तो 5.6 लीटर ऑफ क्लोरीन विल रिएक्ट विथ ओनली 5.6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। तो बच कितना जाएगा? 0.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन बच जाएगा, जिसको हम लोग बोल देंगे अनरिएक्टेड रेसिड्यू, होगा। उसको क्या बोल देंगे? अनरिएक्टेड रेसिड्यू। तो अब बताओ, सिंस द वॉल्यूम ऑफ HCl गैस फॉर्म्ड इज ट्वाइस देन दैट ऑफ द क्लोरीन, तो या तो क्लोरीन का ले लो या फिर हाइड्रोजन का ले लो, उससे ट्वाइस है, मतलब 2 टाइम्स कर देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है 2 टाइम्स ऑफ 5.6 विल बी 11.2 लीटर। तो हम लोग को एक चीज और बता देते हैं कि STP पे 1 वॉल्यूम विल कंटेन 22.4 लीटर, होगा। 1 मोल में कितना था? 22.4 लीटर होता है। अगर नहीं पता तो जान लो, आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। डन है? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा? 11.2 लीटर ऑफ HCl विल बी फॉर्म्ड, हाँ या ना? 11.2 लीटर ऑफ HCl विल बी फॉर्म्ड, और चूंकि ये हाइड्रोजन ज्यादा अमाउंट में था, तो 0.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन विल बी लेफ्ट एज रेसिड्यू, जिसको हम लोग बोल देंगे रेसिडुअल हाइड्रोजन। और जो कंप्लीटली यूज हो जाता है, the reactant which is completely used up in a reaction is known as limiting reagent। लिमिटिंग मतलब उसका लिमिट रह गया, मतलब वो लिमिटिंग रह गया, उसमें और अगर होता तो रिएक्शन फर्दर होता, लेकिन उसमें कमी कमी होने के कारण और ज्यादा रिएक्शन नहीं हो पाया, जिस कारण से कुछ अदर जो रिएक्टेंट था वो बच गया। जैसे इस केस में कौन बचा? 0.4 लीटर ऑफ रेसिडुअल हाइड्रोजन वाज लेफ्ट। गॉट इट? थर्ड वाला एग्जांपल देखना। कहता है वर्ड वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन सबको पता है क्या? मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अरे मिथ इथ प्रोप, थर्ड नंबर का, तो C3H कितना? अरे पोपटो, मीथेन है तो क्या है बताओ उसके केस में? अल्केन है। मीथेन है तो पहचानना किसको? इस सफिक्स को पहचानना है, एन है। तो जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। तो मिथ, ये प्रोपेन है, तो प्रोपेन के केस में क्या होगा? सबको पता है, अल्केन ग्रुप और प्रोप। तो C3H कितना? 3 2 6 + 2 8, C3H8।
ये तो दिख गया। अगर मान लो रिएक्शन नहीं दिया होता तो इस तरह से फॉर्म करा लेते, अगर मान लो रिएक्शन नहीं दिया रहता तो फॉर्म करा लेते। इज burnt for every 100 cm cube of oxygen in the reaction। तो कहता है गैस वॉल्यूम आर मेजर्ड इन द सेम कंडीशंस। इसका मतलब क्या, यहाँ पे गेल लुसेक्स लॉ वैलिड होगा, क्योंकि इट इज मेजर्ड अंडर द सेम कंडीशंस। मतलब जितना कंडीशन में ये उतना ये उतना ये उतना ये मेजर किया गया। तो रिएक्शन को क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस कर देंगे। बैलेंस ऑलरेडी है तो देखते जाना। मतलब व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन इज बर्न्ड, प्रोपेन का क्वांटिटी चाहिए, इसका मतलब इसके बारे में अननोन है, दिस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो वन वॉल्यूम विल रिक्वायर 5 वॉल्यूम ऑफ O2 एंड अल्टीमेटली इट विल गिव 3 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इस रिएक्शन से तो क्लियर है, देखते जाना। ये 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल गिव 1 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन। तभी मिल सकता है 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जबकि 1 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन को बर्न किया जाए। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन बर्न फॉर एवरी 100 cm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन विल बी 1/5 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम विच इज 100। तो 1/5 कर दो, यू विल गेट 20 cm क्यूब एंड दिस इज द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोपेन दैट शुड बी बर्न्ड। समझा? अरे नहीं समझा, देखो यहाँ पे, इसको देखो, ये 1 वॉल्यूम, इसमें कितना चाहिए, 5 वॉल्यूम ऑफ O2 चाहिए, तभी तो जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जो भी फॉर्म हो जाए। तो गिवन किसका वैल्यू है बताओ तो, 100 cm ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन, मतलब इसका 100 cm गिवन है, 100 cm है, सेम क्यूब ऑफ O2 इज गिवन। अगर ये 5 है तो ये 1 है, रेशियो तो मेंटेन रहेगा ना। अगर ये 5 है तो ये 1 है, तो ये 100 है तो इसके पहले क्या रखना चाहिए जो कि वही रेशियो हो जाए। ये उसी तरह से नहीं हो गया जैसे कि क्वेश्चन अभी हम पूछे थे, डैश बाय 100। बताओ तो यहाँ पर इस जगह पर क्या भराएगा, इस जगह पर क्या भराएगा, रेशियो मेंटेन रखना है। बताओ क्या भराएगा, जल्दी बोलो। अरे मूर्खो, ये कितना टाइम से, 20 टाइम्स ही ना, तो 1 से भी 20 से इंटू करेंगे तभी तो ये आएगा। अब देखो ये कैंसिल आउट करा के देखो कितना आ रहा है, ये भी 1 और ये भी 5, रेशियो मेंटेन रह गया ना 1/5। सो दिस हैज टू बी डन, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। यही था गेल लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। आई थिंक बचा हुआ क्वेश्चन को आई थिंक नेक्स्ट डे करना चाहिए क्या। 2 से 3 दिन लगेगा, पूरा का पूरा ये चैप्टर फिनिश कर देंगे बोर्ड के लेवल का, क्योंकि ये बहुत ज्यादा परेशान करेगा केमिस्ट्री में, कर दिए। गॉट इट, दिस वाज द फर्स्ट डे सेशन। आई थिंक नेक्स्ट वी शुड प्रोसीड नेक्स्ट डे। ओके, हाँ या ना? हाँ सर। ओके, ओके, टिल देन। और क्लास कल नहीं होगा, परसों होगा फिर, ठीक है इसका। सैटरडे को। ओके, हाँ सैटरडे को। ओके, मीट यू ओके गाइस इन सर। द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू सर। ओके।